हे गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो मॉडल सेट ये है प्रश्न पत्र है और ये सेट 1 है। ठीक है। और सेट 1 का हम विषय जो है वो साइंस को लेते हैं। ठीक है। और इसमें आपका फुल मार्क्स जो है 40 रहेगा। टाइम आपका 1.5 घंटे के रहेंगे। ओके। तो चलिए, आपको निर्देश में क्या बोला थोड़ा सा इन्हें देख लेते हैं। ठीक है। इसमें आपको कुल जो है प्रश्न 19 गो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और इसमें से 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 को आपको चुनना, 7 में से 5 का आंसर आपको देने होंगे। यही जो नियम है यही आपके एग्जाम में भी लागू होंगे। और प्रत्येक मार्क्स के लिए यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यानी 5 क्वेश्चन में 5 गुना 2 यानी टोटल 1 से 7 तक में आपको 10 मार्क्स देने होंगे, मतलब लाना होगा। ठीक है। और 5 को ही देना है 7 में से। और इसमें और आगे बोला है कि प्रश्न संख्या जो है 8 से 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न को देना है। यानी टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न को देना है और प्रत्येक का जो 3 अंक देंगे। यानी 8 से 14 तक में आपको टोटल 15 अंक का जो है क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर बोला प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 3 प्रश्न का आंसर देने होंगे। 3 प्रश्न, और ये लगभग आपका 100 शब्द में होगा। और इसको अगर बात करें कि अंक कितने मिलेंगे तो इसमें भी आपको 15 मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 15 और 15 प्लस 10 कितना हो गया 30, यानी टोटल फुल मार्क्स 40 के होंगे। ये तो आपको मालूम हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेक्शन ए में जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन ए में क्वेश्चन जो आने वाला है इसमें से पहला क्वेश्चन है। इसमें ये भी बोला है कि इसमें से आप कोई 5 आंसर दे सकते हैं। एनीवे 5 क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट में बोला है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने विद्युत आवेश होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन है 1 नंबर का। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो कूलम और इसे सी से सूचित करते हैं। ओके। और यहाँ पर देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर। यानी हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितने कूलम के बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल टू बराबर होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन कर। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है वोल्ट का प्रयोग यानी वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया है कि विद्युत वोल्ट मीटर जो है ये किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक है, किसे मापते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2 का। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ओके। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये सेकंड नंबर का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी आया है। तो मैं बता दूँ आपको, जो मरकरी यानी कि पारा जो है ये कमरे के तापक्रम पर भी कैसा होता है, ये द्रवावस्था में होता है। वैसे कहने का तो ये क्या है, धातु है, लेकिन ये अपवाद में आपको पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है यहाँ पर कि ऐसे कौन से मतलब कि धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव मतलब लिक्विड अवस्था, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, तेल, तो इस तरह होता है। इसको अगर जमीन पर गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो धातु में से कमरे के तापक्रम पर वो पाया जाता है मरकरी, या फिर आप कह सकते हैं पारा। ठीक है, ये कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो याद रखिए पारा होगा। ठीक है, पारा इसका आंसर। ओके, या मरकरी भी इसी को कहा जाता है। तो चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन आप जानते ही होंगे इसका फॉर्मूला, तो आप लिख लेंगे। 4 नंबर आपके लिए है। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखना है। तो चलिए हम 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो चलिए यहाँ पर आंसर देखिए कि मेंडल जो है अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा को क्या किया था, चुना था। ठीक है, ध्यान रहे किसका पौधा को चुना था, मटर का। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अजैव न्यूनीकरण पदार्थ का क्या हमें देना है, एग्जाम्पल देना है। अजैव मतलब कि जैव न्यूनीकरण, सॉरी अजैव नहीं, क्या होगा, जैव न्यूनीकरण का हमें उदाहरण यानी एग्जाम्पल देने होंगे। तो ये रहा इसका आंसर,
जैव निम्नीकरण पदार्थ अवघटित होते समय दुर्गंध एवं हानिकारक गैस मुक्त करते हैं, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बात तो सही है। जब जैव चीज़ें जब भी मतलब मर जाता है या सड़ने गलने लगता है तो उससे निकलने वाले हानिकारक दुर्गंध जो वो तो गैस में फैल जाएगा। अब पूरे सामुदायिक यानी पूरी तरह फैल जाएगा तो पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बस यही है इसका आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर बोला, उत्पाद अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। तो चलिए इनका भी आंसर को क्या करते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उत्पाद या स्वयंपोषी जिसको बोलते हैं जीव, वे जीव हैं जो अपना भोजन सरल पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या फिर कह सकते हैं सूर्य की रोशनी से बनता है। तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और ये अपना भोजन जो है क्या करती है, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से करती है। सो हम कह सकते हैं ये जो पूरी तरह से निर्भर होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना खाना बनाती है। ओके, तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर की परिभाषा कीजिए और किसी परिपथ में धारा की गणना करें। यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इसे होकर गुजरता है तो होगा क्या। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर नहीं भी होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा कि इसका क्वेश्चन नहीं हुआ है तो मैं आपको इसका क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, जैसे पहला नंबर में बोला, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो चलिए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर है कि परिच्छेद के क्षेत्रफल के बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। यानी परिच्छेद के क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध जो है वो घटेगा, तथा परिच्छेद के क्षेत्रफल के घटाने पर तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो फलतः मोटे तार पर प्रतिरोध कम तथा पतले तार पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं R अनुपात 1 बाय कितना है, ए है, एम्पेयर। तो ये हमारा आंसर होगा। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो चीज़ें होंगी ये आपको ध्यान देना है, इसको आपको ध्यान देना है ज़्यादा। ठीक है, तो ये होगा कि परिच्छेद का अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और परिच्छेद का क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, विपरीत है इनका। ठीक है, तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब 9 का एक खो में क्या बोला है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर जो है निर्भर करती है। यानी कोई भी चालक जो है इसका प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर होती है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही चीज़ है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर होगा प्रतिरोध का, पहले हम देखते हैं प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। यानी धारा अगर बहती है तो वो रुकावट जो डालती है वो है प्रतिरोध। और इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है ओम, यानी ओम का ये होता है सिंबल। ठीक है, ये ऐसा मात्रक होता है इसका। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किस पर, जैसे चालक की लंबाई कितनी है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, ये सब पर क्या होता है प्रभाव, मतलब कि निर्भर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 9 का हमने को भी कर लिया है और खो भी कर लिया है। ठीक है, और अगर आगे का भी और भी हमने मतलब कि हिंदी का सेट 1 करा दिया है, मैथ्स का भी सेट 1 करा दिया है, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको पूरा वीडियो देखना है। और ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए किसमें बोला गया है। 10 नंबर में विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन या शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु की क्यों ही बनाई जाती है। तो आपने क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान दिए होंगे कि विद्युत जो है टोस्टरों जो, और या फिर कह सकते हैं विद्युत स्तरियों के तापन अवयव जो है वो शुद्ध धातु का नहीं बना होता है, वो मिश्र धातु का ही बनाई क्यों जाती है। इसका रीजन देखिए कि क्यों बनाया जाता है। तो ये है क्वेश्चन कि विद्युत जो मतलब टोस्टर जो है वो और स्तरियों जो है तापन अवयव शुद्ध धातु का ना बनकर मिश्र धातु का ही बनाया क्यों जाता है। तो पहले यहाँ पर आंसर देखिए कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का मतलब है कि मिश्र धातु जो है ये शुद्ध से जो इसकी मतलब कि प्रतिरोधकता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से ठीक है होती है। और इनका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, इसका गलनांक भी बहुत तेज़ी से होता है।
ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस कारण इनका प्रयोग इस्त्री, टोस्टर आदि समन्वय विद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कि क्यों मिश्र धातु का ही बनाया जाता है। तो पहली कारण है कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। और इसका जो गलनांक है अत्यधिक उच्च होता है। ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस कारण इनका प्रयोग जो है इस्त्री हो गया या फिर कह सकते हैं टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। तो आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बोला है 3 पर्यावरण हितोष अभ्यास लिखिए, ठीक है। क्या इसकी अभ्यास होनी चाहिए, तो चलिए इसे देख तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अब इसमें क्या होगा। अपशिष्ट के सड़ने गलने यानी सड़ने गलने से दुर्गंध उत्पन्न तो होती है, जिससे वायु दूषित हो जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए इससे, ठीक है। कि कोई भी चीज़ जो है सड़ते हैं गलते हैं, जैसे जानवर वगैरह मर जाते हैं तो उन्हें खोद कर ज़मीन के नीचे क्या क्या मतलब कि दफनाया जाएगा, तो उससे दुर्गंध कम आएंगे, जिससे हमें स्वस्थ महसूस होगी। नहीं तो ऑक्सीजन में क्या होगा यानी वायुमंडल में फैल जाएगा, ठीक है। और आगे है कि अपशिष्टों में से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के सूक्ष्म जीव बढ़ते तथा फैलते हैं, जैसे अभी कोविड-19 के बारे में ही देखिए, ठीक है। सूक्ष्म जीव के द्वारा ही फैलते हैं, सांस द्वारा फैलते हैं, जिससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। बात तो सही है। नेक्स्ट है अपशिष्ट के सड़ने गलने से तरह तरह के विषैले पदार्थ बनते हैं, जो वर्षा के जल के साथ बहकर जल के स्रोतों में पहुंचते हैं और उस जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये पदार्थ भूमि में प्रवेश कर देती हैं और भूमिगत जल को भी दूषित बना देती है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोला समझात अंग से आप क्या समझते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। समझात अंग आखिर है क्या। यहाँ पर देखिए समझात अंग जो है ये 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं परंतु कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं, समझात अंग कहते हैं। समझात अंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बोला ये 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर तो समान है लेकिन उसके कार्य के आधार पर ये भिन्न भिन्न होते हैं और ये समझात अंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में मनुष्य समान है, हाथी, पक्षी के डैने ये वगैरह क्या है समान है, लेकिन इनके काम जो है बिल्कुल अलग अलग है। तो आई होप आपको 12 नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप नोट्स करते चलेंगे, ठीक है, नोट्स करते चलेंगे। और अगर ये नहीं है तो वीडियो को स्किप करके आप देख लेंगे, ओके ना। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है परितंत्र के अपमर्जकों की क्या भूमिका है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ, ठीक है। ये सब आप क्या करेंगे पढ़ लेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश है, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी है, ठीक है। डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, ठीक है, आप इसे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण के महत्वपूर्ण भूमिका जो है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, निभाती है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि अपमार्जक ना हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्टों का ढेर लग जाता और सभी ठीक है, तो अपमार्जक ना हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्ट का ढेर लग जाता और सभी जैव भू रसायन चक्र बाधित होने लगेंगे तथा पर्यावरण का प्रकृति संतुलन स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे अपमार्जक का होता कि मतलब है ही क्या, ठीक है, अपमार्जक है क्या। जैसे कोई भी चीज़ें सड़ते हैं गलते हैं, अगर अपमार्जक नहीं होता तो ये सारी चीज़ें तो पृथ्वी पर ही होते रहते और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सहन शक्ति नहीं है कि कोई भी चीज़ सड़ने गलने लगे पृथ्वी इसको नो कर ले जाती। इसीलिए अपमार्जक का होना भी बेहद ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं रहेगा तो पर्यावरण का जो भी संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो परितंत्र में अपमार्जक की यही भूमिका है कि वो जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या करती है,
उसको चक्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो ढेर सारे जो चीज़ें हैं वो अपमर्जक ही खत्म कर देते हैं, जो गंदे वगैरह चीज़ें होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो चलिए यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं। जैसे समजात अंग जो है विभिन्न जीवों में अंग जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेढक, अग्रपात, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लिपर्स या घोड़े के अग्रपात तथा मानव के हाथी आदि में उत्पत्ति समान होते, परंतु वे कार्य जो है परस्पर भिन्नता होती है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है, 14 नंबर का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि समजात अंग की श्रेणी क्या है और इसके उदाहरण क्या क्या है। तो समजात अंग की यही श्रेणी है और इसमें उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे लगा सकते हैं जैसे मेढक के अग्रपात, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लिपर्स या घोड़े के अग्रपात तथा मानव और हाथी की उत्पत्ति में समान तो होती है, बट उनके काम जो है वो अलग अलग होते हैं। अगर आपको और भी करना है तो यहाँ पर और समरूप अंग है कि विभिन्न जीवों के वे अंग जो कार्य में समान होते हैं। देखिए समरूप में क्या होता है, काम में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। जैसे उदाहरण पर तितली का पंख, पक्षी के पंख वैसे उड़ने का काम है लेकिन उसकी उत्पत्ति अलग अलग है। यदि कार्य समान है तो परंतु उत्पत्ति में भिन्नता पाई जाती है। यही है समजात अंग की श्रेणी और इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स। तो आपने देख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है, तो श्रेणी क्रम को जोड़ा गया यानी कि को जोड़ा गया है, तो विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक क्या होगा, इसको प्राप्त करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर लेते हैं, जल्दी जान लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर और दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरे के दूसरे छोर और तीसरे के पहले छोर से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। बात को समझ लीजिए। यहाँ पर बोला श्रेणीक्रम संयोजन का परिभाषा देना है, उसके बाद उसको किस तरह से इसका व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर से यानी पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर से जैसे यहाँ पर मिला है और पहले छोर से दूसरे का मतलब दूसरे का दूसरा छोर यानी दूसरे का दूसरा छोर से क्या करेंगे, पहले जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए इसे जैसे यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पर ए है, बी है, ठीक है, और यहाँ पर R1 यानी प्रतिरोध 1 को क्या करते हैं एम्पेयर के साथ यानी कि R2 के साथ जोड़ा, R3 के साथ वोल्ट 1, वोल्ट 2, वोल्ट 3, अब इसको क्या किया, जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब जोड़ने के बाद जैसे यहाँ पर हमें बोला है कि प्रतिरोध का श्रेणीक्रम संयोजन है, ठीक है, ये प्रतिरोध का श्रेणीक्रम समूहन है। तो यहाँ पर देखिए माना कि 3 प्रतिरोध कौन कौन सा है, R1, R2, R3 को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है, तो इनके बीच विभवांतर जो होगा वो V1, V2 और V3 तथा इनसे धारा जो प्रभावित होगी, ठीक है, वो कौन सा धारा प्रभावित होगी, I धारा प्रभावित होगी, ठीक है। जब ये प्रभावित हो रही है मतलब प्रभावित होती है तो हमें ओम का नियम जैसे अतः ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम होता है कि विभवांतर जो फर्स्ट है विभवांतर यानी V1 इजिकल टू I/R1, इसको हमने समीकरण 1 माना, फिर V2 इजिकल टू I इंटू R2, ये समीकरण 2 हो गया, V3 यानी I/R3 इंटू में ये समीकरण 3 हो गया। अब तीनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 को मतलब कि जोड़ने पर क्या होगा, तो जैसे भी इधर जोड़ेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3, तो यहाँ पर क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ से निकलेगा हमारा I, क्योंकि I तो तीनों में है, ठीक है, तीनों में तो I हमने कॉमन निकाला, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया समीकरण 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब तो बराबर है, जैसे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये V के बराबर है, तो हमने क्या किया कि इस तीनों के बदले हमने किसका यूज़ किया, V का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है चूँकि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके।
तो चलिए इसका देखते हैं कि यहाँ पर अब यदि ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर भी धारा I हो तो ओम के नियम से, कहने का मतलब है यहाँ पर क्या बोला है, ए बी के अंदर अगर वोल्ट को डाला जाए आई के साथ, तो यहाँ पर होता क्या है कि अब होगा समीकरण ये हो गया, यानी कि ए बी को विभवांतर भी एवं धारा I हो तो ओम के नियम से B इजिक्वल टू आई आर, ठीक है, आई आर हो जाएगा तो ये हो जाएगा समीकरण 5। अब क्या करेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 से, समीकरण 4 तो हमारा निकल गया ये B इजिक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का हो जाए आई आर, यानी आई आर तो कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, यानी B का 5 का कितना है आई आर, B इजिक्वल टू आई आर, B भी खत्म हो गया तो यहाँ पे बचेगा आई आर और इधर ये वाला का समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ से होगा क्या कि हम आर को निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर रुकिए। तो ये हो जाएगा आर, तो आर इजक्वल टू आई भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर खत्म होगा या नहीं होगा, इस आई को इक्वल टू के इधर उधर रहेगा तो हमने काट दिया, तो इधर क्या बचा है आर और इधर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही है हमारा फॉर्मूला। तो हमने क्या किया यहाँ पर जनरली कि जैसे कि यहाँ पे ओम के नियम से सबसे पहले हमने क्या किया, वोल्ट 1 इज इक्वल टू आई R1, ठीक है, और वोल्ट 2 इज इक्वल टू आई R2, ठीक है, और वोल्ट 3 इज इक्वल टू आई R3, और इसको हमने समीकरण 1 माना, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को हमने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद ये हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू हो जाएगा इधर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। तो ये तीनों के बराबर हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारा कितना, इधर निकल जाएगा आई तो सब में है कॉमन, तो आई को हमने निकाला तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो इस तरह हमने क्या किया, इसका जो व्यंजक है यानी फार्मूला जो है उसको हमने कर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे यहाँ पर दिए गए परिपथ आरेख जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी जो है यानी कि सेल जो है लगा हुआ है, ये R1 R2 और R3 जो है, इसको हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन और है कि इसमें क्या क्या है, प्रतिरोधक R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम और 30 ओम है तथा इसमें से 12 वोल्ट की बैटरी उससे संयोजन किया गया यानी जोड़ा गया है। तो पहला हमें क्या निकालना, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध में प्रभावित बी पर की कुल विद्युत धारा कितनी है और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा परिकलन कीजिए। तो चलिए इसका भी निकाल, तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से पहले हमें क्या करना है, जैसे प्रतिरोध प्रभावित इसमें कुछ मतलब आगे पीछे कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है जैसे वहाँ पे दिया है वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें बोला था कि मतलब कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कितने होंगे, तो हम ना क्या कर रहे हैं यहाँ पर शुरू से, क्योंकि तीनों का तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा कितने होंगे, तो पहले हमें कितना दिया है 5 ओम, R1 इज इक्वल टू कितना दिया है, R1 इज इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 5 ओम के लिए प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा क्या होंगे, तो भी तो सब में होगा 12 और R1 5 ओम, तो यहाँ पर R1 हो जाएगा V/R1, ठीक है, यानी कि 12 बटे कितना हो जाएंगे 5 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको करेंगे 5 दूना 10 हो गया, यहाँ से कितना बचा 2, अगर यहाँ पर 10 मिनट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 5 चौके 20, यानी 20 में 20 गया। तो हमारा जो एम्पेयर जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 2.4, ये हो गया 5 ओम के लिए। फिर हमें 2 ओम का मतलब 10 ओम का निकालना, प्रत्येक का बना 10 ओम के प्रतिरोध जब मतलब इस धारा में प्रभावित होता है विद्युत धारा में, तो यहाँ पर हो जाएगा कि भी तो 12 ही रहेगा, R2 हो जाएगा 10 ओम, तो यहाँ पे I2 भी चेंज हो जाएगा V/R2 यानी 12/10, तो यहाँ पर इसका डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 1.2, यानी अगर इसको करेंगे 2 पंचे 10 या
2 × 6 = 12। अगर इसको करेंगे तो 5 का एक बार 5 × 5 1 बचेगा और 10 मतलब के बदले 10 और 2 5 दूना 10, यानी कि 1.2 एम्पेयर होगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है हमें 3 ओम के लिए प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा, तो वोल्ट तो सेम रहेगा। R3 हो जाएगा कितना 30 ओम, तो I3 भी हो जाएगा V/R3। ठीक है, 12/30 और ये हो जाएगा 0.4 एम्पेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है कि हमें बोला है इसका कुल प्रतिरोध कितने होंगे, तो कुल विद्युत धारा जो होगा, सॉरी प्रतिरोध नहीं, कुल विद्युत धारा जो होगा वो कितना हो जाएगा I1 I2 + I3। I1 का कितना 2.4 और I2 का था 2.1 और I4 का था मतलब I3 का था 1.4। तो टोटल जो होगा इसको कैसे चेक करें, जैसे 10 मतलब कोई इधर वाला नंबर 4 2 6 हो गया, 6 4 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1। ओके, और इधर हो जाएगा कितना 2 और 1 3 3 और 0 और इसका 1 था 4 यानी 4 और 4 10 तो 10 के बाद वाला 0 खत्म हो जाता है, तो जनरली आपको कितना मिलेंगे 4 यानी 4 एम्पेयर होगा। ठीक है, इसका कुल जो है विद्युत धारा। अब इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध भी हमें चेक करनी है। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा I मतलब 1/RP यानी कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस इसका होता है 1/R। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 का मान 5 था, R2 का 10 था और 30 था, तो इसका LCM जो है 30 होगा। और 30 होगा तो हमें इसको क्या करना है, 1 मिनट, इसको क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका LCM कितना निकला 30। ठीक है, और हमें इसको 30 बनाना है 5 को, तो कितना से गुना करेंगे 6 से, तो 1 × 6 6 प्लस में, और हमें इस 10 को 30 बनाने के लिए हमें कितना से गुना करने होंगे 3 से, तो 1 × 3 और प्लस यहाँ 30 है तो प्लस का 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3 + 1/30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 9 यानी कि 10/30 होगा। और यहाँ पर करेंगे 10 से कम 10 और 10 × 30 यानी 1/ कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, यही हो जाएगा। अब हमें बोला है कि तो इसीलिए इसका कुल जो प्रतिरोध होगा यानी टोटल प्रतिरोध, तो R = कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो टोटल इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 3। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो चलिए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, सॉरी हमें पहले 17 नंबर का करना है। 17 नंबर में बोला धातु और धातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए इसे देखते हैं कि क्या अंतर होना चाहिए इसमें। ठीक है, जैसे रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर क्या है धातु और अधातु का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमें बोला धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, बिल्कुल सही। धातु जितने भी है उसमें क्या होती है धनात्मक का साइन होता है, मतलब कि धनात्मक, जैसे कि यहाँ पर Na+ Ca++ आदि। और अधातुएं जो है विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे ऑक्सीजन O2- Cl-, ये क्या है अधातुएं हैं। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी धातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ये जो Mg है, Mg धातु है, ठोस है। अगर Mg को O2 के साथ यानी ऑक्सीजन को उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा MgO। लेकिन यहाँ पर परमाणु जो है समान नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 और इधर कितना है, उत्पाद में कितने हैं 1 है। तो हमें क्या करना 2 से मल्टीपल करना है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। बट यहाँ पर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या बढ़ गई है। इधर कितने हैं 2 और अभिकारक में 1 है, तो हमें इधर भी करना है, इसीलिए ये हो जाएगा, यानी ये क्षारीय बनाएगा। उसी तरह अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है ऑक्साइड बनाती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, S+O2 यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बनाती है ऑक्साइड बनाती है।
अब 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए क्या क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, पोषी जो है स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते थे, इसमें विभिन्न पोषी स्तर भी बनाइए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न, ठीक है, विभिन्न चरण या स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण जैसे घास, घास कौन खाता है, घास हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, ठीक है, ये इसका क्या है एग्जाम्पल है। तो जैसे बात करते हैं घास, घास हिरन ने खा लिया या बकरी ने खा लिया, और हिरन जंगल में है तो शेर तो खाया भी करेगा, अगर उसको बाई चांस मौका मिला तो वो खा लिए। तो ये क्या है, एक चरण बाय चरण स्तर को पोषी स्तर भी कहते हैं। तो इस श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नलिखित है, कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। जिससे यहाँ पर बोला प्रथम पोषी स्तर पर घास या उत्पादक होता है, बात तो सही है, प्रथम पर क्या होगा घास, और द्वितीय पोषी स्तर पर हिरन या प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं, क्योंकि हिरन हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये शाकाहारी इसीलिए कहते हैं और उपभोक्ता इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये केवल और केवल घास यानी हरा चीज़ों को ही खाते हैं, ठीक है। इसका थर्ड है, तृतीय स्थान पर कौन होगा, शेर या उच्च मांसाहारी भी होते हैं। आपको इसका फोटो भी प्रोवाइड कराएंगे कि किस तरह से ये अपने श्रेणी को बनाए रखते हैं पोषी स्तर को। ओके, तो ये था पोषी स्तर का खाद्य श्रृंखला का उदाहरण, घास हिरन खाएगा और हिरन शेर को खा जाएगा, ठीक है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर को का है प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, और मेडल के प्रयोग द्वारा की कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाइए। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लक्षण के वंशागति के क्या नियम है, तो पहले समझ लीजिए यहाँ पर लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लक्षण जो है ये लक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो हमें पूछा है सिर्फ प्रभावी लक्षण क्या होता है, तो पहले हम इसी का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रभावी लक्षण की डिफिनेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रथम पीढ़ी में जो भी चीज़ें जो है आती है केवल और केवल, क्या बोले यहाँ पर, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही परिलक्षित होते हैं, इसे प्रभावी लक्षण का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने समझा कि जो दो प्रकार के होते हैं इसमें से प्रथम पीढ़ी पर केवल प्रभावी लक्षण ही होंगे और इसी लक्षण को ही प्रभावी लक्षण के नियम से भी जानते हैं। अब 19 का ख नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर जैसे बोला है कि मेडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आंसर देखिए, मेडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले यानी विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाता है, यानी इसको कृत्रिम कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं। कितने लक्षण, एक ही लक्षण, जबकि दूसरे लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। तो दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखिए, शुद्ध लंबा पौधा TT से दर्शाया गया है, ठीक है, और शुद्ध बौना पौधा ये स्मॉल TT से दर्शाया गया है। तो पीढ़ी 1 में यानी पीढ़ी में यहाँ पर जैसे T और छोटा वाला स्मॉल t हो गया, फिर बड़ा वाला T, फिर स्मॉल t, मतलब कि यहाँ पर छोटा और बड़े पौधे का क्या क्या है मतलब कि परस्पर इसको प्रयोग में बताकर प्रभावी और अप्रभावी को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी लंबे पौधे यहाँ साकार लंबे पौधे के भीतर बोनेपन के लक्षण यानी T अप्रभावी है। तो T प्रभावी है तो T अगर कैपिटल प्रभावी है और स्मॉल t जो है वो अप्रभावी है। तो गाइस यहाँ पर हमने 19 नंबर तक का आंसर जो है पूरा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ठीक है। इसी तरह के और अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।